अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संकट माया हमारे मेज़बान फयाज़ नाच। नाज़रीन, मुल्क जे अहम इजलास थियो क़ौमी सलामती कमेटी जो जेको 2 ॾींहं हलियो, जुमे ते हलियो, उनखां पोइ कल्ह सूमर जे ॾींहुं हलियो। राति देर ताईं जेको उन इजलास जा फ़ैसिला जारी कया विया ऐं पाकिस्तान जी वज़ीर आज़म हाउस मां उन जे हवाले सां हिकिड़ो प्रेस रिलीज़ जारी थी वियो ऐं उनमें चयो वियो त जेको आहे दहशतगर्दी जी सूरत हाल ते ॻणती जो इज़हार कयो वियो ऐं फ़ैसिलो कयो वियो त मुल्क जे अंदरि कंहिं बि क़िस्म जी हर क़िस्म जी दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ उन सख़्ती सां उनखे मुंहुं ॾिनो वेंदो ऐं ज़ीरो टॉलरेंस जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल हुयो। उन सां गॾोगॾु इहो बि थियल हुयो त एपेक्स कमेटियूं जेके आहिनि उहे सूबनि जूं बहाल कयूं वेंदियूं ऐं सूबाई जेके काउंटर टेररिज़म डिपार्टमेंट आहिनि उन्हनि खे बि जेको आहिनि सॼे ऑपरेशन में उन्हनि खे बि जेके मुल्क जा ॿिया बुनियादी सिक्योरिटी जा इदारा आहिनि उन सां गॾु जेको आहे उहो कयो वेंदो, उन जे विच में कोलैबोरेशन वधाई वेंदी ऐं बाक़ी मुल्कनि में जेके दहशतगर्दनि जूं पनाह गाहूं उनखे कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। पाकिस्तान पंहिंजो हक़ महफ़ूज़ रखे थो। उन सां गॾोगॾु नेशनल सिक्योरिटी खे इकोनॉमिक सिक्योरिटी जी अहमियत जे हवाले सां बि डिस्कस कयो वियो त उन खां सवाइ इहो मुमकिन न आहे। हिन सॼे मसइले ते गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुल्क जे नामियारे पंहिंजो सिक्योरिटी एनालिस्ट डॉक्टर हसन अस्कर रिज़वी साहब अचो था उन सां गुफ़्तगू। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो कल कंक्लूड हुआ, आप क्या समझते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने फैसले किए हैं वो एक जनरलाइज्ड सी स्टेटमेंट है। टेररिज्म के बारे में उन्होंने कहा और लेकिन एक्चुअली उसको ऑपरेशनलाइज किस तरह करेंगे, माजी का तजुर्बा हमारा ये बताता है कि 2014 में जो जून 2014 में जो सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू हुआ था ट्राइबल एरिया में, वो फौज ने फैसला करके उसको चलाया और सिविलियन लीडरशिप उनके साथ जरूर थी लेकिन बुनियादी किरदार जो है वो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस का था। तो अब भी लगता यही है कि सिविल के पास तो कैपेसिटी नहीं है कि जो टेररिज्म एकदम से बढ़ा है नवंबर और दिसंबर में इस साल, उसका वो खुद मुकाबला करें। लामहला ये काम जो है वो फौज ही को करना है और माजी में किया, लगता है कि अब भी वही ये काम करेगी। लेकिन यहाँ जाहिर है कि उन्होंने ये बात इस तरह वजाहत से तो नहीं कही जा सकेगी। उन्होंने इबहाम के साथ ये कहा है कि टेररिज्म को खत्म करेंगे और इंप्रेशन यही दिया है कि सिविल और मिलिट्री मिलके ये कार्रवाई करेंगे। कुछ उन्होंने बातें की हैं कि जिस तरह एपिक्स कमेटीज थी जो 2015 में दिसंबर 2014 में जो पेशावर के स्कूल का वाकया था उसके बाद 2015 में एपिक्स कमेटीज बनी थी फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे। वो एक 1.5 साल तो बाकायदा काम करती रही, उसके बाद साल में 1-2 दफा ही उनकी मीटिंग होती है। तो अब देखते हैं कि वो सिस्टम को रिवाइव किया जाएगा या कोई और निजाम लाया जाए। लेकिन आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि उस वक्त भी एपेक्स कमेटी पंजाब के अंदर कोई ज्यादा फाल किरदार अदा नहीं कर रही थी। वो शायद उस वक्त जो थे अपना शहबाज शरीफ साहब ये अलो नहीं कर रहे थे कि वो कुछ उसमें अपना कार्रवाई करें। देखिए उस वक्त भी जो ये था, जो इनका नेशनल एक्शन प्लान था, उसमें हमने देखा कि जो सिविलियन पार्ट था वो काफी स्लो चला है और जो नेशनल ये जो एपिक्स कमेटी थी वो 1 साल के करीब कुछ उनकी 3-4 मीटिंगें हमें मिलती हैं पहले साल में, उसके बाद वो मीटिंगें बराए नाम ही रह गई थी। तो अब देखना ये है कि ये क्या इसको दोबारा एक्टिव करेंगे और किस तसलसल से ये होगा, ये हमें। नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की, कल के एलामिये में भी नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र तो है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि नेशनल एक्शन प्लान कौन सा वाला, 2014 में जो पहली मर्तबा बना था या जो बाद में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि वो तो 20 नुकाती था, बाद वाला 14 नुकाती था। हाँ जी, वो जो था उसको थोड़े से मुख्तर किए गए थे। तो अब ये है कि उनमें से बेशतर चीजों को फॉलो गालपन ये करना चाहेंगे
تو یہ تو وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں انیشیٹو جو ہے وہ کس کے پاس ہوگا. اور فی الحال تو ابھی یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ اس نئے فیصلے کے تحت جو نئی کارروائی کا آغاز ہوگا، جب وہ کارروائی کا آغاز ہوگا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ انیشیٹو کس کے پاس ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو نیشنل ایکشن پلان 14 والا تھا اور بعد والا تھا، اس میں کچھ نکات بڑے اہم تھے، جس طرح کہ گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور ٹیررزم وہ نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر جس طرح سلمان تاثیر کے اپنا قاتل کو ہماری کورٹوں نے دہشت گرد قرار دیا، لیکن اس کی گلوریفیکیشن بہت ہوئی اور پھر اس کے نام پہ ایک تنظیم بن گئی. وہ تنظیم جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی بن گئی، وہ رجسٹرڈ ہو گئی. تو اب جو 2000 بعد والا 22 والا تھا، یا اپنا جو بعد میں جو ہم نے بنایا 19 میں پتہ نہیں 22 میں، اس میں ہم نے وہ کلاسز نکال دیے تھے. دیکھیے پرابلم جو ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تو ملٹری ایکشن سے ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو ایک سیولین رول ہے، جس طرح مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا اور رجحانات کو بدلنا. یہ ایک طویل پروسیس ہے. یہاں ہمیں ہمیشہ کامیابی نہیں ہوئی ہے کیونکہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ اور تنظیمیں نظریاتی بنیاد پر ہمدردی رکھتی ہیں طالبان کے ساتھ یا طالبان جیسی تنظیموں کے ساتھ، تو وہ اس کی ریفلیکشن ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے اور اب بھی ہمیں کوئی ایسا اندازہ نہیں ہے کہ یہ سوچ بدلی ہے اور اب بھی ہمدردی جو ہے وہ نظریاتی کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ اس کی وائلیشن تو اس طرح بھی ہوئی کہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس اپنا اسامہ بن لادن کو بھی شہید قرار دے دیا. تو پھر گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کو آپ کس طرح کاؤنٹر کریں گے جب وزیر اعظم ملک کا جو ہے وہ اس طرح کے فلور آف دا ہاؤس آ کے بیان دینا شروع کرے گا؟ تو ملک کے اندر جب یہ ایک یکجہتی نہیں ہے نیریٹو کے حوالے سے، ایک اصولی طور پر اتفاق رائے نہیں ہے، تو پھر ہم یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کس طرح آگے لے جائیں گے؟ دیکھیے یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے، ماضی میں یہ پیدا ہوا اور عمران خان تو ایک سٹیج پہ کوئی ملٹری ایکشن کے ہی خلاف تھے. وہ تو پھر جب پشاور کے اسکول والا واقعہ ہوا اس کے بعد ان کے رویے میں کچھ تبدیلی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو اس طرح کے مسئلے تو ہیں، ماضی میں بھی یہ مسئلے رہے، اسی لیے فوج نے جتنا ہو سکا ایکسکلوسیولی کام کیا پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ مل کے. اور اب بھی یہ مسئلہ جو پچھلے دفعہ ابھرا تھا کہ ہمدردی کے اظہار کا ذریعہ بہت سے لوگوں کا، وہ مسئلہ اب بھی ہوگا. تو اب یہی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے چیلنج کو میٹ کریں گے. لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ اس وقت اگرچہ ٹیررزم بڑھا ہے خاص کر نومبر دسمبر میں، لیکن ابھی تک اس حد تک نہیں پہنچا ہے جس طرح کے 2014 میں ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہے کراچی ایئرپورٹ کے واقعے کے بعد پھر آرمی نے ایکشن لینے کا جون 2014 میں فیصلہ جو ہے وہ کیا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو ظاہر ہے وہ صورتحال ایسی تھی کہ اس کے بعد تو بہت بڑے آپریشن ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آلموسٹ جو ہے وہ کلین کر لیا تھا دہشت گردی سے. ان کا جو اپنا آرگنائز نیٹ ورک تھا اس کو آلموسٹ کرپل کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا. اس کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی تھی. اس 14 نکاتی جو اپنا جو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں تو کراچی کا خاص طور پر ذکر تھا اور پنجاب کے اندر ٹیررزم کا ذکر تھا. اس میں تو ہر چیز کا تفصیل کے ساتھ ذکر تھا اور آپریشنز ہوئے. لیکن اس ساری قربانیوں کے بعد اور اس کا ریوائیول جو ہے وہ تو بہت اپنا خوفناک ہے، کیونکہ ان 20 نکات کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اس کو پھر دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ریوائیول ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آ سکا کہ یہ ریوائیول کس طرح ہوا ہے کہ یہ لوگ افغانستان سے پاکستان آئے اور اس کے بعد یہاں جو ان کے ہمدرد تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے، جس کی وجہ سے یہ
कार्रवाई हुई, ये हमें एक्सप्लेन नहीं किया जा सका अब तक। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो फेंस या बाड़ लगी है, उसके मुतालिक हमारा इंप्रेशन तो यही था कि वो बड़ी मजबूत मॉनिटरिंग उसकी होगी और उससे अनऑथराइज्ड मूवमेंट रुकेगी, लेकिन लगता ये है कि वो बाढ़ गालबन कई मुकामात से उसको नुकसान पहुंचाया गया है ताकि अनऑथराइज्ड लोग जो हैं वो मूवमेंट करें। यानी ये अफगानिस्तान की हुकूमत उसकी मुखालिफत करती रही और अब भी करती है, और तालिबान और ये अनासिर तो खैर जाहिर है करते हैं। तो अगर फेंस के बावजूद वो उधर से आ सकते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फेंस का फायदा क्या हुआ, इतना पैसा जो उस पे और रिसोर्सेज जो उस पे खर्च हुए थे। अच्छा, आपने बात की फेंस की। अफगानिस्तान की हुकूमत क्या बल्कि जो तालिबान रजीम है उसने रद्द-ए-अमल दिया है कि पाकिस्तान ने ये जो कहा है कि जिन मुल्कों के अंदर सेंचुरीज अपना पनाहगाहें मौजूद हैं दहशतगर्दों की, पाकिस्तान अपनी सलामती का हक महफूज रखता है। उससे पहले इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इस तरह का बयान दिया था। अफगानिस्तान के तालिबान रजीम ने उस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं कर सकता। अब मतलब वो तो अब उनका अपना भी कंट्रोल नहीं है और वो वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ मुल्क के अंदर होता है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, और फिर वो हमें भी कदम उठाने नहीं देते और हम समझते हैं कि वो हमारे अलाई भी हैं। अब तक हमारे पावर कॉरिडोर्स के अंदर अफगान तालिबान को कोई अपना राइवल फोर्स नहीं समझा जाता। तो इस सिचुएशन से हम किस तरह आगे निकलेंगे? देखिए, जब तक आप इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि तालिबान या काबुल में किसी किस्म की भी हुकूमत हो, चाहे तालिबान की या तालिबान से पहले और लोगों की हुकूमत थी वहां, जब तक आप उसको एक मुल्क के तौर पे ट्रीट नहीं करते और अगर वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा करता तो उसका तरीका पहले सफारती होता है, उसके बाद ये सिक्योरिटी वालों को कैलकुलेट करना होता है कि किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन बयानबाजी जो है उससे तो जाहिर है हर रियासत जो है नेचुरली इस किस्म की कार्रवाई की इजाजत नहीं देती, कोई भी रियासत हो। अफगानिस्तान ने भी वही बयान दिया है जो कभी पाकिस्तान अमरीकियों के खिलाफ दिया करता जब अफगानिस्तान से अमरीकी कार्रवाई होती थी। तो ये तो बिल्कुल है कि वो कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का डायलेमा यही है कि जहां वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर सिक्योर हो, वहां दूसरी तरफ वो तालिबान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई से भी परहेज करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, दो किस्म के मुफादात हैं, एक तो नजरियाती मुफाद है जो रास्ते में हायल होता है, दूसरा इक्तिसादी मुफाद भी है, क्योंकि बहुत से लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है, ट्रेड है, स्मगलिंग है। ये मुफादात भी इस बात की राह में हायल होते हैं कि कोई वाज़े तौर पर सख्त रवैया अफगानिस्तान की तरफ अडॉप्ट किया जाए। तो अब ये हमारे रूलर्स जो हैं, सिविल हों या मिलिट्री, उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे और किस तरह इस सिचुएशन को डील करेंगे। लगता तो यही है कि काबुल इंतजामिया की तो कोई मर्जी नहीं है पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करने की, और वो उनको अपना साथी ही गर्दानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, देखा जाए तो ये जो आपने स्मगलिंग की बात की है, तो ये जो फेंस लगी है उसको जो इस तरह डैमेज किया गया है, या चमन बॉर्डर पे जिस तरह के हमने अपना देखे, या फिर अफगान फोर्सेस की तरफ से सिक्योरिटी के पाकिस्तान के अंदर जो चेक पोस्ट थी उस पर हमले हुए, ये सारी चीजें, और हमारा रद्द-ए-अमल जो था वो कैजुअल था, उससे लगता तो यही है जिस तरह आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से काफी लोगों के बहुत बड़े इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, जो लीगल से ज्यादा इलीगल जो है वो इक्तिसादी इक्तिसादी सरगर्मी का मरकज है। देखिए, इन दोनों किस्म के मुफादात ही की वजह से ये कंफ्यूजन रहता है हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी के अंदर कि क्या किया जाए, किस तरह जो है वो किया जाए।
अब हम नहीं कह सकते कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि माइंड सेट तो में कोई ऐसी नुमाया तब्दीली तो नहीं आई। हमें पता है कि नजरियाती और इक्तिसादी दोनों मुफादात दोनों तरफ हैं, यानी ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है बल्कि अफगानिस्तान में भी अनासर हैं जो समझते हैं कि जो फेंस है या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका रोल कम होना चाहिए ताकि आमदोरफ्त रहे, स्मगलिंग रहे और उनके कारोबार जो है वो चलते रहे। तो इसमें अब हमारी हुकूमत को फैसला करना है कि ये मामले किस तरह डील किए जाएंगे। और जो इक्तिसादी हवाले से बात की गई है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं कि डॉलर की बड़ी स्मगलिंग भी इस बॉर्डर से हो रही है पाकिस्तान से। जी, हुकूमती हलकों ने भी यही बात कही है, तो इसका मतलब है वाकई ये सही होगी कि हुकूमत ये कह रही है कि इस किस्म का कारोबार चलता रहा है और माजी में भी रहा है। तो अब ये है कि इसमें पहले बैठ के पाकिस्तान के हुकाम को क्लियरली ये फैसला करना पड़ेगा कि किस किस्म का रिलेशनशिप आपने कंटिन्यू करना है। बाकी रहा ये ख्याल कि हमारे यहाँ कोई हमदर्द काबुल में बैठे हैं, वो कभी नहीं हुआ है। वो अपने हिसाब से, अपने मुफादात के हिसाब से हुकूमत करते हैं। पाकिस्तान को भी अपने हिसाब से, अपने मुफादात के हवाले से फैसले करने चाहिए। लेकिन हमने तो इनको पाल पोस के अपना बड़ा किया है और उनकी हर तरह की सारे 90 की दिहाई से इनकी पैटर्नेज दी हुई है इन फोर्सेस को। एक तवील अच्छा तो ये दास्तान रही है। 1980 के बाद से ये सिलसिला अमेरिका के ताउन से शुरू किया। लेकिन तालिबान की रिजीम की बात कर रहा हूँ, जाहिर है वो तो जब मुजाहिदीन हमने जी तालिबान 94 से वो हमें उभरते हुए नजर आते हैं और तालिबान के लिंकेजेस हमारे यहाँ मौजूद थे और लगता ये है कि वही लिंकेजेस अब दोबारा रिवाइव होने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। लगता यह है कि ये फैसले जो हैं जिस तरह आप बता रहे हैं कोई बड़ा हमें अपना रफ्त नजर नहीं आती, क्योंकि अफगान पॉलिसी है वो मुबहम है, तो उसके बाद ये सारे फैसले जो हैं वो शायद उस तरह इम्प्लीमेंट ना हो सके। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब जी गुफ्तगू ताम थी इन संगत वक्फो वक्फे का मोटी प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधंदासीं उन सां गॾु रहिजो।